हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आरबीसी यानी रवि बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाला वीडियो जो कि हमारा वीडियो था 25 नंबर, उसमें हम लोग सेंट्रोजमियर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल चैप्टर न्यूक्लियस, जो कि हमारा 28th टॉपिक है और ये हमारा हो गया वीडियो सेल का 26th। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है। इसका डिस्कवरी हुआ था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। ये तो ऑलरेडी सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि न्यूक्लियस नाम का कोई चीज़ भी होता है हमारे सेल के अंदर। लेकिन इसे रॉबर्ट ब्राउन ने इसे ढूंढ निकाला, तो इनका नाम दिया गया डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का नाम दिया गया डिस्कवरी में इसका। इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। इसे हम लोग कंट्रोलर या फिर डायरेक्टर ऑफ द सेल के भी नाम से जानते हैं। डायरेक्टर यानी कि डायरेक्शन देता है कि किस तरह फंक्शन करना है, कहाँ फंक्शन करना है, कब फंक्शन करना है, कैसे फंक्शन करना है, या फिर कंट्रोल करता है, ठीक है। जनरली यूकैरियोटिक सेल कंटेन एटलीस्ट वन न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं एक न्यूक्लियस होता ही होता है उसके अंदर, ठीक है। जनरल वे में दो भी होता है, ठीक है। हम लोग दो के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अगर न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाए किसी सेल में तो क्या होता है आप जानते हैं। न्यूक्लियस अगर एब्सेंट हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म अपने आप सूख जाता है और सेल का डेथ हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सेल हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, फिर भी वो फंक्शन करते हैं। जैसे में मैच्योर फ्लोएम सिव ट्यूब एलिमेंट, जो कि प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। मैच्योर फ्लोएम सिव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। हमारा आरबीसी रेड ब्लड सेल जो हमारे शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस एब्सेंट होते हुए भी ये जिंदा होते हैं, ये वर्क करते हैं, मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे हो गए एक्सेप्शनल केस। इसके बारे में जो कि मैच्योर फ्लोएम ऑफ सिव ट्यूब के बारे में हम लोग को अगले चैप्टर में, टिश्यू चैप्टर में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना जान लीजिए इसके बारे में कि इसका नाम मैच्योर फ्लोएम सिव ट्यूब एलिमेंट जो है वो प्लांट टिश्यू से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, हम लोग स्ट्रक्चर के तरफ चलते हैं, ठीक है। बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एंड स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये दो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। दो मेम्ब्रेन के केस में हमने दो तीन सेल ऑर्गेनल पिछले वाले में देखा कि दो मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, और कौन कौन थे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बताता हूं। पहला था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये दोनों जो थे वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर थे, हमने देखा था जो कि पिछले वीडियो में। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो सेल प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में सेल प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसके स्पेस देखिए, ये हो गया पहला मेम्ब्रेन और ये हो गया दूसरा मेम्ब्रेन, और इसके स्पेस जो होता है ना बीच में का, उसे हम लोग पेरीन्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं। देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर को मिला के, ये वाला मेम्ब्रेन को मिला के और ये वाला दोनों मेम्ब्रेन को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। इन्वेलप मतलब होता है जैसे में एक बॉल हो गया पॉलीथीन का, ठीक है। तो उसके पॉलीथीन के परत को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेलप, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टुगेदर फॉर्म न्यूक्लियर इन्वेलप, जैसे हम लोग एक्सप्लेन किया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन मेनी पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोर, सॉरी। तो इसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं। देखिए मैंने बनाया हुआ जैसे स्ट्रक्चर, यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पे छिद्र है, पोर है, छोटे 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 छोटे। अब ये पोर क्यों है,
तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, इसके ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों के अंदर एक्सचेंज होते रहता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है। जैसे कि ये आरएनए बनाता है तो आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है। बहुत सारा मटेरियल, एंजाइम्स का एक्सचेंज होता है, राइबोसोम का एक्सचेंज होता है। तो इसी कारण इसके अंदर पोर होते हैं छोटे छोटे, जिसके कारण साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में एक्सचेंज हो सके। लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियर इनवेलप इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर ये लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है। तो इसके अंदर लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही ये सारा स्ट्रक्चर होता है, तैरते रहता है। अब देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पहला नंबर तो ये हो गया आपका, ये जो आप देख रहे हैं इंटरवाइंड स्ट्रक्चर, पूरी तरह से एकदम उलझा हुआ है, वो है आपका क्रोमैटिन, ठीक है। और ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे डेंस हो गया है, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसके अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेनियस होता है। तो ये दो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, कोई उसके अंदर बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है। वन और मोर इन नंबर्स, एक भी हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर, एक हो सकता है, या दो भी हो सकता है, या फिर चार भी हो सकता है। जनरली ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है। मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, मेम्ब्रेन नहीं होता है इसके अंदर। फॉर्म्ड बाय प्रोटीन प्लस आरएनए, आरएनए और इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन, इसके अलावा थोड़ा बहुत एंजाइम होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, यहाँ पे क्या बनते हैं? राइबोसोम बनते हैं। न्यूक्लियोलस में क्या बनते हैं? तो राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, जो कि राइबोसोम बना के साइटोप्लाज्म के अंदर भेज देता है। ये न्यूक्लियर पोर से होते हुए साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और साइटोप्लाज्म में क्या करता है? या तो यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक जाएगा, या फिर फ्री राइबोसोम के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है। और इसका काम क्या होता है? तो प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने का काम शुरू कर देता है अपना न्यूक्लियस से बन के आके। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस के बारे में। अब देखिए क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? ये इंटरवाइंड स्ट्रक्चर हो गया, पूरा एकदम उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल। थीन थ्रेड लाइक इंटरवाइंड मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है, जो एक दूसरे से उलझा होता है, जुड़ के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और उलझे हुए होता है, उसे हम लोग क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। क्रोमोसोम मटेरियल क्या होता है? ठीक है, आइए हम लोग आगे इसमें देखने को मिलेगा। कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन होगा और डीएनए होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम मटेरियल। समझ में आया? प्रोटीन जो होगा वो ऑक्टेमर के फॉर्म में होगा, 8 प्रोटीन होंगे और डीएनए उसके अंदर लपेटा रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं और उसे हम लोग क्रोमोसोम मटेरियल भी बोलते हैं। जैसे देखिए ये हो गया एक प्रोटीन, ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे न्यूक्लियस डीएनए लपेटा होता है। एक और हो गया, इसी तरह इसका नंबर 8 होता है और ये सारे के अंदर ऐसे ऐसे लपेटा हुआ होता है, तो इसे हम लोग ऑक्टेमर बोलते हैं। और ये कौन सा प्रोटीन होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं।
न्यूक्लियोसोम जो होता है वो 200 बेस पेयर होता है इसका डीएनए का, डीएनए इक्वल टू 2000 बीपी। अब बेस पेयर क्या होता है इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है आपको, अगले हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको मिलेगा। जनरली हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए मान लीजिए ये डीएनए हो गया, ठीक है, ये हो गया डीएनए छोटा सेगमेंट, ये हो गया एक दूसरे से जुड़ा होता है, जैसे सीढ़ी देखे हैं, सीढ़ी भी एक दूसरे से जुड़ा होता है, सेम उसी तरह इसको भी खोल दीजिएगा ना तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है सीढ़ी की तरह, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस पेयर। एक एथी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस पेयर। वैसे भी इसको भी बेस पेयर बोलेंगे, इसको भी बेस पेयर बोलेंगे, इसको भी बेस पेयर बोलेंगे। तो समझ में आ गया आपको बेस पेयर क्या होता है। तो ये हो गया आपका डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम मिल के न्यूक्लियोसोम होते क्या बना लेता है, क्रोमैटिन मटेरियल। और ये पूरा न्यूक्लियस के अंदर फैला होता है। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल दो तरह के होते हैं, पहला हो गया यूक्रोमैटिन और दूसरा हो गया हेट्रोक्रोमैटिन। क्यों दिए इसका नाम यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, तो देखिए इसमें जब स्टेन अप्लाई किया गया, जब कलर अप्लाई किया गया न्यूक्लियस के अंदर, तो कहीं कहीं देखा गया कि ये डार्कली स्टेन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना रंग चढ़ा हुआ है, और कहीं कहीं देखा गया कि बहुत कम मात्रा में रंग चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसे हम लोग जब जहाँ कम मात्रा में रंग चढ़ा हुआ था, लाइटली स्टेन था, उसे हम लोग यूक्रोमैटिन बोल दिए, और जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में रंग चढ़ा हुआ था उसे हम लोग क्या नाम दे दिए, हेट्रोक्रोमैटिन। तो इसे डार्क स्टेन बोल दिए और इसे लाइट स्टेन बोल दिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, ठीक है। जीन, अब देखिए बात आ गया जीन का। तो एक सेगमेंट हो गया डीएनए का, मान लीजिए इतना सेगमेंट हो गया, ठीक है। इतना सेगमेंट को हम लोग क्या बोल दिए, जीन, ठीक है। ये वाला पूरा सेगमेंट को क्या बोल दिए, जीन, जो कि छोटा सा एक सेगमेंट होता है डीएनए का। समझ गए आप, क्या बोले, जीन। एक जीन का काम क्या होता है, वो एक तरह का प्रोटीन बनाता है। एक जीन का काम क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन बना दे सेल के जरूरत के अनुसार, ठीक है। तो जीन आप लोग समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिएगा। जीन क्या होता है, तो डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड दिस जीन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। क्रोमैटिन कंडेंस इनटू 2 और मोर थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के द्वारा क्रोमैटिन एक दूसरे से कंडेंस हो जाते हैं, एक जगह आके सिकुड़ जाते हैं दो सेगमेंट में, ठीक है। रिबन लाइक स्ट्रक्चर में दो रिबन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे में देखिए ये हो गया क्रोमोसोम। ये देखिए ये सारा क्रोमैटिन मटेरियल है और यहाँ पे कंडेंस हो गया है, और ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, और ये हो गया आपका क्रोमैटिन मटेरियल, यहाँ पे कंडेंस हो चुका है। तो इसे हम लोग क्या बोले, क्रोमोसोम। जनरली हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि हमेशा पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, तो हम लोग क्या नाम देते हैं इसका, 23 पेयर, ठीक है। हमारे बॉडी में सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पेयर होते हैं, किसी में 80 हो गया, किसी में 110 हो गया, किसी में 800 हो गया, किसी में 1600 हो गया, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पेयर में होते हैं, ये अलग अलग नंबर होता है इनका। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रोमोसोम क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देख लेते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो न्यूक्लियस के ही इशारों पे होता है। न्यूक्लियस अगर एब्सेंट हो जाए किसी सेल में तो सेल डेड हो जाता है और प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट धीरे धीरे रुक जाता है और सेल डेड कर जाता है। रेगुलेट सेल साइकिल। सेल साइकिल अब क्या होता है इसके बारे में डिटेल अध्ययन करना है आपको क्लास 11th में, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आगे के अगर आप साइंस में बायोलॉजी लेते हैं, बायोलॉजी से करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। सेल साइकिल जनरली होता है कि सेल का एक साइकिल होता है जिसके अंदर सेल का क्रोमोसोम का सिंथेसिस होता है, फिर सेल का डिवीजन होता है। ये हो गया हमारा सेल साइकिल होता है, जिसको बारे में अभी आपको डिस्कस नहीं करना है। तीसरा इसका फंक्शन होता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जनरली इसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए को हम लोग हेरिडिटरी मटेरियल के नाम से जानते हैं, जो अपने पेरेंट के मतलब माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो जनरली देखिएगा बच्चा का चेहरा पापा से मिलता जुलता होगा या फिर मम्मी से। तो क्यों मिलता जुलता होता है क्योंकि इस पापा से या फिर मम्मी से, दोनों से क्रोमोसोम जो होता है वो ट्रांसफर होता है ऑफ स्प्रिंग में उसके बच्चे में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डीएनए को क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल क्यों बोलते हैं, तो पापा से ट्रांसफर होता है बच्चे में। तो समझ में आ गया आपको हेरिडिटरी मटेरियल की क्यों कहते हैं इसको। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप वीडियो पॉज करके नोट्स भी बनाइए। नोट्स बनाने से आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। हमारा 28 टॉपिक न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसका डिस्कवरी किया था। इसे हम लोग कंट्रोलर या फिर डायरेक्टर ऑफ द सेल के भी नाम से जानते हैं। जनरली यूकैरियोटिक कंटेन एटलीस्ट वन न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं एक न्यूक्लियस उनके अंदर होना ही होना है, लेकिन कुछ सेल जो हैं यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो उनमें एब्सेंट होता है। जैसे में ममेलियन आरबीसी सीव ट्यूब ऑफ कंपेनियन सेल, ठीक है, सीव ट्यूब मैच्योर फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट में यह एब्सेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में तो एब्सेंट होता ही होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एंड स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन मेनी पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर किसे कहते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके अंदर इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिला के न्यूक्लियर इन्वेलप बनाते हैं और इसके अंदर के ग्राउंड सब्सटेंस को हम लोग लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर ये क्रोमैटिन होते हैं। क्रोमैटिन जो होते हैं तैरते होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं सॉरी। और ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सेल मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के से सटे होते हैं। अब देखिए इसके अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, पहला न्यूक्लियोलस और दूसरा क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस देखिए वन और मोर इन नंबर, एक से अधिक नंबर में हो सकते हैं। मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, मेम्ब्रेन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनियस बाउंड होते हैं न्यूक्लियोलस, फॉर्म्ड बाय प्रोटीन प्लस आरएनए। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम इसके अंदर बनता है, इसीलिए राइबोसोम के फैक्ट्री के भी नाम से जानते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल जान लीजिए, थीन थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जो कि क्रोमैटिन मटेरियल के नाम से जाना जाता है। कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए प्लस प्रोटीन को हम लोग न्यूक्लियोसोम के भी नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोसोम जो होता है और डीएनए के 200 बेस पेयर होता है और प्लस हिस्टोन प्रोटीन 8 गो ऑक्टेमर होगा, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी समझाया हुआ है। इट इज ए टू टाइप, दो तरह का होता है, यूकैरियोटिक यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। जब स्टेन किया गया था तो जो लाइटली स्टेन थे उसे हम लोग यूक्रोमैटिन बोल दिया, जो डार्क स्टेन थे उसे हम लोग हेटेरोक्रोमैटिन बोल दिए। डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए के छोटे से हिस्से को हम लोग क्या बोल दिए, जीन बोलते हैं। दूसरा क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस इनटू मोर थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम
ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है ठीक कंडेंस हो जाता है, ठीक ऐसे ही, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। इसका फंक्शन देख लेते हैं। कंटेन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के, रेगुलेट सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, और ट्रांसमीटर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल फ्रॉम प्लांट टू पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग से पैरेंट में हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफर करता है। तो ये था हमारा न्यूक्लियस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो पहुंचे और आप देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सेल का जो कि लास्ट वीडियो होगा। हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में देखेंगे और हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाय।